तो सीरीज में आप 1-0 से पीछे हैं, जो आपके सबसे टॉप बल्लेबाज हैं, कप्तान हैं, वो घर लौट चुके हैं। आपके इन फॉर्म गेंदबाज चोटग्रस्त हैं इस वक़्त और जो एक टॉप बल्लेबाज को आपने वहाँ भेजा है, वो इस वक़्त क्वारंटीन में है, तो अवेलेबल नहीं है। तो इस वक़्त जो है ना, वो समस्याएँ ज़्यादा हैं, समाधान कम है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। दूसरे टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो खेला जाएगा एमसीजी पे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो मैच डे। तो चलिए शुरुआत करेंगे दूसरे टेस्ट के बारे में चर्चा हो रही है। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, पहले ही मुद्दे पर आते हैं और वो है सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त कप्तान रहाणे के सामने होगा। जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कही, जो चीजें गलत हो सकती थी वो सब हो गई हैं। आप 1-0 से नीचे हैं, विराट, शमी भी नहीं है। वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन होगी एक कप्तान के लिए इस वक्त। बिल्कुल, क्योंकि आपका स्टैंड इन कैप्टन ना वो पहले भी रहे हैं, एक मैच के लिए रहे थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे। सीरीज तब भी लाइन पर थी, पर आप घर पे खेल रहे थे और घर पे खेल रहे थे, पिछला मैच ड्रॉ कर कर आए थे। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा रिस्पाइट रहता है, सांस लेने के लिए आपके पास जगह रहती है, वो जो ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं हम। पर यहाँ पर तो कहानी है कि सांस नहीं आ रहा है, आपकी जान जो है वो एकदम हलक में अटकी है, और सिर्फ श्रृंखला के दृष्टिकोण से नहीं अटकी है निखिल, क्योंकि तो एक नजर तो आप वहां पे भी देखेंगे कि क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, जिसकी चर्चा वो होनी शुरू हो जाती है। आप एक नजर रखते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मुकाबले कैसे चल रहे हैं, क्योंकि अगर वहां कहीं न्यूजीलैंड जीत जाता है दोनों मुकाबले, तो फिर आपको यहाँ पे एक मैच अब जीतना पड़ेगा या तीनों के तीनों ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब जाके आपका चांस है पहुंचने का आगे की तरफ। तो कहानी बहुत ज्यादा गंभीर है और इस वजह से थोड़ा सा कैंप में मुझे लगता है खलबली भी होगी शायद मानसिक तौर से। हुँ, थोड़ी उम्मीद वहाँ से जगती है, जैसे आपने बात की ना, एक टेस्ट मैच उन्होंने कप्तानी की थी, सबको याद है धर्मशाला में, और काफ़ी तारीफ़ हुई थी अजिंक्य रहाणे द कप्तान की, तो उससे लेकर थोड़ी उम्मीद बनती है? जी, बिल्कुल, क्योंकि कप्तान वो अच्छे हैं, वो अच्छे कप्तान हैं, वो टैक्टिकली खेल को अच्छा समझते हैं, और अपने खिलाड़ियों से सही से वो उनका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। एक चीज़ जो उनकी उस टेस्ट मैच में हाइलाइट थी, वो ये थी कि उससे पहले जो 3 टेस्ट मैचेज़ हुए थे, भारत सिर्फ 4 गेंदबाजों के साथ उतर रहा था। वो जो चौथा टेस्ट मैच आया, जैसे ही रहाणे कप्तान बने, कोहली वहाँ पर थे, मौजूद थे मैदान पर, लेकिन सिलेक्शन जो थी, टीम सिलेक्शन, वो तो कप्तान को करनी थी। कप्तान ने 5 गेंदबाज खिलाए, कुलदीप यादव को उनका डेब्यू थमाया, और एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री, कि आपने 20 विकेट अच्छे तरीके से चटकाए और आप वो मुकाबला जीते। तो वो अच्छी यादें तो जरूर हैं, पर उन अच्छी यादों के समय पर रहाणे का पर्सनल फॉर्म भी अच्छा था। बल्ले से रन बन रहे थे, कोई दबाव नहीं था, टीम अच्छा कर रही थी। आपके जो मेन सारे जो पोटेंट वेपन्स हैं वो आपके पास सारे तैयार थे, क्योंकि लड़ाई पे जाने से पहले देखिए, एक तो सेनापति कैसा है, उसका मानसिक स्थिति कैसी है, वो आप जरूर जानना चाहते हैं, पर आपके पास लड़ने के लिए सामान कितना है, असला कितना है आपके पास। यहाँ पर तो असला आपका सिग्निफिकेंटली कम हो गया है पिछले मुकाबले से, और थोड़ा सा आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से आप समीकरण को बिठाएं, सच ये है कि या तो आप बहुत बदलाव करेंगे तो भी आप कमजोर नजर आएंगे, और नहीं करेंगे बदलाव तो आपको पता है कि इस टीम के साथ में खेला था, और सिर्फ वो जो मैंडेटरी बदलाव करूंगा, तो मैं तो 36 पे 9 अभी करके आया हूँ, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म करके आया हूँ, तो बहुत मुश्किल समय है। आई डोंट वांट टू बी रहाणे राइट नाउ। चलिए, बदलाव के बारे में आपने बात की, उसी पे हम आ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा, विराट कोहली की जगह आप किसको देखना चाहेंगे 11 में? देखिए, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विराट कोहली तो सिर्फ एक ही है पूरे विश्व में। पर अगर आपको फिर भी कुछ इर्द गिर्द उनके आसपास कोई किसी खिलाड़ी को कोई पहुंचता आप देखते हैं, तो वो है इस टीम में जो है, उनमें आपको केएल राहुल को खिलाना चाहिए। अब मेरी कहानी ये है कि ये सिर्फ एक बदलाव होना नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो बदलाव की कह रहे हैं, कोई हवा चल रही है, आंधी चल रही है, जिसमें हो सकता है आपको एक नया ओपनर भी नजर आए। अगर नया ओपनर नजर आता है, तो वो क्या केएल राहुल हो सकते हैं, फिर क्या शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं, क्या आप 5 गेंदबाजों के साथ उतरेंगे या 6 से उतरेंगे, तो इतने सारे इस समय सवाल है ना, कि अब बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या भारतीय टीम अपनी 11 वो मैच से एक दिन पहले शाम को अनाउंस करेगी, या फिर इस बार वो एडिलेड में जो किया था वो नहीं दिखेगा। हुँ, क्या आपको लगता है, तीसरे पॉइंट का रुख कर रहे हैं, जडेजा, अश्विन दोनों को खिलाएगी भारतीय टीम? ऐसी भी चर्चा हो रही है, जहाँ फिर जैसे आपने कहा स्केपगोट फिर बनेंगे, तो हनुमा विहारी बनेंगे। और बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि हुँ, आपकी बल्लेबाजी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस करने की जगह आप हुँ, गेंदबाजी को एड्रेस कर रहे हैं, जो कि ठीक कर रही है काम। मानता हूं मैं कि ईशांत नहीं है, लेकिन वो तो पिछले मैच में भी नहीं थे। मानता हूं मैं कि शामी नहीं है, पर अब शामी नहीं है तो नहीं है। क्या आप 5 गेंदबाजों के साथ उतरना चाहते हैं? क्या सामने वाली टीम की बल्लेबाजी इतनी मजबूत है कि आप 20 विकेट नहीं चटका पाएंगे वो अपने 4 गेंदबाजों के साथ? मेरे विचार में 5 गेंदबाजों से उतरना ही गलती होगी। आप 4 गेंदबाजों से उतरिए। अगर उसमें आपको लगता है कि 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, बिंदास खिलाइए, बेशक खिलाइए, कि आप को लगता है कि हाँ बॉल टर्न होने वाली है और मेरे स्पिनर्स का रोल बहुत बड़ा होने वाला है,
और अगर आप वो 2 गेंदबाज खिलाना चाहते हैं इस सोच के कि जड्डू तो बैटिंग भी कर लेते हैं, जड्डू तो हमारे गन फील्डर भी हैं और हमारे पास एक वो फास्ट बॉलर क्योंकि एक डेब्यूटेंट रहेगा, एक थोड़ा-सा कम अनुभवी रहेगा, तो फिर हम उनको कवर करने के लिए एक और बैकअप में एक गेंदबाज को खिलाते हैं जो बैटिंग कर ले। मेरे विचार में वो रणनीति के तौर पे, वो जो प्लानिंग के तौर पे वो गलत डिसीजन होगा। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं, ये भूल जाते हैं कि अजिंक्य रहाणे क्या 11 खिलाएंगे, आपकी आकाश चोपड़ा की लाइकली 11 क्या होगी? देखिए अगर ये बिल्कुल मेरे हाथ में कमान हो तो एक जरूर मेरे मन में बात रहेगी कि मैं पृथ्वी शॉ का मेंटल स्टेट जरूर जानना चाहूंगा ये टीम पिक करने से पहले, क्योंकि टीम के जो करीब रहता है उसको पता होता है कि ये कॉन्फिडेंस इसका कहां पर है। अगर तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मान लीजिए पाताल में है, तो फिर मेरे कहने या आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप उनको बिल्कुल बाहर बिठाइए, किसी को भी आप ओपन करवाइए। तो फिर मैं केएल राहुल को ओपन करवाऊंगा मयंक अग्रवाल के साथ, और शुभमन गिल को मैं नंबर 4 पे रखूंगा। और गेंदबाजी में मैं सिर्फ एक बदलाव करूंगा, हनुमा विहारी को जरूर खिलाऊंगा। गेंदबाजी में मैं नवदीप सैनी और सिराज में से एक पिक करूंगा, जो बेहतर गेंदबाजी कर रहा है नेट में आप उसको पिक कर लीजिए। और सिर्फ एक जरूर सोच रखूंगा कि क्योंकि मेरी बैटिंग ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है, विराट कोहली चले गए हैं, जो भी आएगा उनसे तो इंफीरियर ही आएगा, एक हो सकता है डेब्यूटेंट खेल रहा हो, तो शायद मैं चाहूंगा कि रिद्धिमान साहा की जगह ऋषभ पंत को खिला लें। ठीक है, तो ये आपने बता दिए आपकी क्या लाइकली प्लेइंग 11 है। इसी से मेरे को सारे जवाब भी मिल गए जो हम पूछना चाहते थे सिलेक्शन को लेकर। चौथे पॉइंट का रुख करें, और यहाँ पर हमने जैसे बात की, शमी चले गए हैं, जो कहते हैं ना फास्ट बॉलर्स, हंट इन पेयर। बुमराह पे आपको लगता है अब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कितनी उनको मुश्किलात पेश आएंगी कि दूसरे छोर से शमी जैसा साथी नहीं है उनके पास? देखिए थोड़ा सा फंस तो गए हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ वो पेयर की बात कर रहे थे, यहाँ तो ट्रायो था और ट्रायो अच्छा कर रहा था, तो रिलेंटलेस प्रेशर आप बना सकते हैं। ईशांत शर्मा वो लंबी रेस के घोड़े हैं, तो उनको आप 6-6 7-7 ओवर का स्पेल दे सकते थे, और बुमराह को 4-4 ओवर की बर्स्ट में इस्तेमाल कर सकते थे। शमी भी गति पे डालते हैं, पर 5-6 ओवर बड़े आराम से वो अच्छी गति पे डाल देते हैं। तो अगर उनमें से 2 नहीं है तो आपका 33% ही अटैक रह गया, आपका 67% तो निकल चुका है। तो अब बुमराह को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि 1 साल पहले वो इंजर्ड हुए थे, इंजरी के बाद वापस आए हैं, तो क्या वो 6-6 7-7 ओवर के स्पेल डाल सकते हैं या उनको डालने चाहिए? और अगर कहीं डाल देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी धारी चली जाएगी, क्योंकि फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे विचार में तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बुमराह से मैं 4 से 5 ओवर के स्पेल करवाऊंगा और उनको वही रोल दूंगा जो उन्होंने पहले निभाया है, जिसमें वो बेस्ट है। अगर मैंने उनको कह दिया कि अब आप डिफेंडिंग रोल भी आप ही कीजिए, आप सपोर्टिव रोल भी आप कीजिए, लीड रोल भी आप कीजिए, तो ये वन मैन आर्मी नहीं हो सकती। बाकी गेंदबाजों को करना पड़ेगा, अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बुमराह के ऊपर अतिरिक्त दबाव 100% रहेगा। आखिरी पॉइंट का रुख करें, वो ये है कि बैटिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कमजोर कड़ी है। पहली बात तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि क्या बैटिंग कमजोर कड़ी? हमने एक ही पारी देखी, वो भी पिंक बॉल में थी, जो कई लोगों का मानना है कि शायद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए अनुकूल नहीं था, शायद भारतीय बल्लेबाजों के लिए बेहतर स्थिति थी। तो क्या इस वक्त लगता है आपको कमजोर कड़ी है ऑस्ट्रेलिया की? देखिए कमजोर तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इस टीम के अंदर जो बर्न्स के पिछले मैच की दूसरी पारी से पहले इस साल के फर्स्ट क्लास की एवरेज थी 7 की, डबल डिजिट्स में नहीं थी, सिंगल डिजिट्स में थी। मैथ्यू वेड बतौर ओपनर जिंदगी में पहली बार उन्होंने ओपन किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट, वही सीधा टेस्ट मैच बन गया और पहली पारी में वो स्ट्रगल करते नजर आए। दूसरी पारी में उन्होंने अच्छा खेला, पर मैथ्यू वेड दी ओपनर इज नॉट डेविड वार्नर दी ओपनर, तो वहां पे बहुत बड़ा अंतर है। ट्रेविस हेड मुझे कमजोर कड़ी के रूप में नजर आते हैं। भारत के खिलाफ पहले भी खेले हैं, पर कोई बहुत बड़े रन नहीं बनाए हैं। कैमरन ग्रीन का तो अभी दूसरा ही टेस्ट मैच है, पोटेंशियल बहुत है, प्रॉमिस बहुत है, पर वो तो हम पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल के बारे में भी कहते हैं। क्या पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल से ऑस्ट्रेलिया डरेगा? जी नहीं, वो कहेंगे देखेंगे, जब आएंगे तो रन तो बनाने दीजिए पहले, फिर हम डरना शुरू करेंगे। और फिर टिम पेन है, जिनके अपने करियर के सबसे बेहतरीन टेस्ट पारी पिछले मैच में आई है, और वो भी 74 थे, 174 नहीं थे। तो जब आप उन दृष्टिकोणों से देखते हैं तो 100% इस बैटिंग ऑर्डर में परेशानियां हैं, थोड़ी कमजोर कड़ियां हैं। मानस लाबुशेन के भी अगर आप 4 कैच नहीं छोड़ते तो वो भी 48 नहीं बनाते। तो स्टीव स्मिथ एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मानस लाबुशेन इज थ्रेटनिंग टू गो ऑन दैट पाथ, मतलब वो लग रहा है कि वहां शायद पहुंचेंगे। बाकी बैटिंग ऑर्डर 100% थोड़ी सी कमजोर है। अब ये देखना पड़ेगा क्या भारतीय टीम की गेंदबाजी में उतना मादा है, बिलीफ है कि हम इनको उतनी सस्ते में निपटा सकते हैं जैसा पहले टेस्ट की पहली बारी में किया। तो इस वक्त तो आप वैसे कहेंगे ओवरऑल शायद ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन फिर अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरी सेटबैक इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। क्या भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को वैसे देखता है? आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 मैच डे।